Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में देखो हम लोग आवर इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा लेक्चर है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग पिरामिड्स देखने वाले हैं। जो तुमने पिछले क्लास में फूड चेन पढ़ा था ना, फूड चेन के ही कुछ पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे, कुछ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे, लाइक नंबर का यूज़ करेंगे, बायोमास का यूज़ करेंगे और एनर्जी का यूज़ करेंगे। और इन तीनों पैरामीटर्स का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, तो बेसिकली पिरामिड्स बनाएंगे, यानी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे उसी को। क्लियर है ना? तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आएंगे। क्लियर है ना? तो हेडिंग लगाओगे आज का सबसे पहला, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं। ओके, सो ये कुछ भी नहीं है, डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि फूड चेन में यूज कर रहे हैं, उसी को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो लिख लेना, यहाँ पे डिफिनीशन लिख लोगे इसका, लिख लेना, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली किसका, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लिख सकते हो। डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर ही लिख लो। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स का। अब ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में क्या क्या आएंगे वो लिख लेना यहाँ पे, लाइक नंबर आ जाएगा तुम्हारा, लाइक बायोमास आ जाएगा तुम्हारा, लाइक एनर्जी आ जाएगा तुम्हारा। ओके, यहाँ पे देखो नंबर तुम्हें पता है, एनर्जी तुम्हें पता है, बायोमास इज एक्चुअली द एक्चुअल मास। जैसे अगर मेरा बॉडी है तो मेरा एक वेट है, क्लियर है, मेरा एक मास भी है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, जैसे मेरे बॉडी से जितना भी वाटर है ना उसे इवेपरेट करवा दो तुम, क्लियर है ना, या फिर किसी भी लिविंग बॉडी से जो भी वाटर है उसे इवेपरेट करवा दो, तो जो बचा ना दैट इज एक्चुअली बायोमास। क्लियर है ना? तो क्या हो गया, नंबर, बायोमास, एनर्जी ऑफ एनी फूड चेन। तो ये क्या हो गया, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर, बायोमास, एनर्जी ऑफ एनी फूड चेन। क्लियर है ना? और चाहो तो लिख सकते हो आगे, प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, सो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में नंबर क्या है, बायोमास क्या है और एनर्जी क्या है। अगर इसी चीज को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ना, सो हमें क्या मिलता है, इकोलॉजिकल मतलब पिरामिड्स मिलते हैं। अब इसके टाइप्स लिख लेना। तो टाइप्स में देखो तीन हमें पढ़ना है। द फर्स्ट इज पिरामिड ऑफ नंबर, the second one is pyramid of biomass, and the third one is pyramid of energy. ओके, और एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे तुम पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ो, बायोमास पढ़ो या एनर्जी पढ़ो, तुम हमेशा बेस पे ये जो पिरामिड बनाओगे ना, वहां जो बेस होगा वहां हमेशा और हमेशा प्रोड्यूसर को रखोगे। क्लियर है? और फिर इसके ऊपर जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखोगे कि पिरामिड में हम बेस पे किसे रखते हैं, तो हमेशा और हमेशा प्रोड्यूसर को रखते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के तीन तरह के पिरामिड्स पढ़ने हमें, नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इसे क्या करो, नोट कर लो। क्लियर है ना? तो उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूँ।
तो देखोगे यहाँ पे, अब हम लोग सबसे पहला देख रहे हैं दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पे लगाओगे नंबर 1, पिरामिड ऑफ क्या हो गया तो नंबर। ओके, सो पिरामिड ऑफ नंबर में क्या दिखाओगे, नंबर को दिखाओगे। तो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन वही रह जाएगा कि दैट इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो लिख लोगे यहाँ पे डेफिनेशन लिख लोगे, it is a graphical representation of individuals per unit area at different trophic level of any food chain। तो किसी भी फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे, क्लियर है ना, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे पर यूनिट एरिया कितने इंडिविजुअल का नंबर प्रेजेंट है, इट गिव्स द पिरामिड ऑफ नंबर। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, जैसे देखना एक एग्जांपल, प्रोड्यूसर से शुरू करेंगे हम लोग, क्लियर है ना। तो यहाँ पे चलो एक 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 फूड चेन समझोगे सिंपल सा, दैट इज मान लो ये ग्रास है, देन ये तुम्हारा ग्रास हॉपर, देन तुम्हारा फ्रॉग, देन तुम्हारा स्नेक। चलो ये चार ही फूड चार ट्रॉफिक लेवल का मान के चलते हैं। अब देखो नंबर समझना, मान के चलो कि इस फूड चेन में जो स्नेक का नंबर है ना, वो मान के चलो कि 5 स्नेक है, क्लियर है। तो 5 स्नेक सिर्फ 5 ही फ्रॉग को खाएगा या उससे कम को खाएगा या उससे ज्यादा को, समझो। तो ऑब्वियसली सी बात है कि 5 स्नेक है ना, तो उसके मतलब कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि फ्रॉग का नंबर 10, 15, 20 ऐसे हो। तो 20 मान के चलते हैं, क्लियर है ना। अब 20 फ्रॉग हैं, तो ये इसके सर्वाइवल के लिए ग्रास हॉपर का नंबर यहाँ पे लगभग 40-50 होने होने ही चाहिए, तो 50 मान लेते हैं, क्लियर है ना। इसके बाद अगर 50 ग्रास हॉपर है तो यहाँ पे ग्रास का नंबर भी लगभग 100 होना ही चाहिए, क्लियर है। बस ये एक अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पे किया है, क्लियर है ना, परफेक्ट नंबर नहीं है, बस एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसे देखो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब अगर तुम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहो तो देखो ये जो ग्राफ है ना कुछ इस तरीके से बनेगा, क्लियर है ना। 4 ट्रॉफिक लेवल यहाँ पे देखोगे 1, 2, 3 और ये 4, क्लियर है। जहाँ पे नीचे तुम्हारा आ जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे ग्रास आ जाएगा। चलो मैं नंबर लिख देता हूँ सिंपल सा, तुम समझ जाओगे। यहाँ पे 100, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5, क्लियर है। तो देखो नीचे का ग्राफ ब्रूडर दिख रहा है ना, बड़ा सा, फिर छोटा होता चला गया, फिर और छोटा, फिर और छोटा, और फाइनली ये एक पिरामिड का शेप दे रहा है। सो दिस इज ए पिरामिड ऑफ नंबर। तो नंबर का जो पिरामिड होता है वो लगभग अपराइट ही होता है। तुम्हारे लेवल पे यही याद रखोगे कि दिस इज एन अपराइट पिरामिड, ओके। लेकिन पता है जब आगे के क्लासेस में जाओगे ना तो तुम्हें इन्वर्टेड पिरामिड भी मिल जाएंगे नंबर में। देखो कैसे, वो मैं इधर समझाता हूँ, ये तुम्हें पढ़ना नहीं है बोर्ड में, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड बस समझाने के लिए मैं बतला रहा हूँ। तो देखना यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड कब हो सकता है, क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे एक फूड चेन लिखना होगा उसके लिए मुझे, चलो मैं इधर हो जाता हूँ 1 मिनट। तो एक फूड चेन देखना, यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट नहीं ट्री बोलो, क्लियर है ना, एक ट्री है, ओके। इस ट्री पे मतलब कि बहुत सारे इंसेक्ट रह रहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, ओके। और इस इंसेक्ट को खाने वाले बहुत सारे पैरासाइट हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर समझना, यहाँ पे नंबर क्या है, तो ट्री का नंबर ना, यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल ट्री है, तो सिंगल ट्री पे सरवाइव कर रहे होंगे जो इंसेक्ट बेसिकली, वो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होंगे, लगभग 100 के आसपास होंगे या उससे भी ज्यादा, और पैरासाइट तो इससे भी ज्यादा होगा, क्लियर है ना। तो इस तरीके से अगर देखो ना तो ट्री ट्री प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर को हम हमेशा
पिरामिड चाहे कोई सा भी बनाए नीचे रखते हैं, मैंने बताया था। तो नीचे रखेंगे जब प्रोड्यूसर को, तो ये जो पिरामिड है ना तुम्हारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि देखो ट्री सिर्फ एक ही है, यहाँ पे देखो एक, उसके बाद ये 100 और ये देखो 200 बड़ा होता चला गया ना। तो ये पिरामिड कैसा हो गया, ये हो गया तुम्हारा इन्वर्टेड पिरामिड, जो कि तुम्हें पढ़ना नहीं है बेसिकली, लेकिन याद रखना कि ऐसे पिरामिड भी मतलब नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो तुम्हारा इन्वर्टेड पिरामिड हो गया, बायोमास पढ़ोगे वहां पे भी कुछ एक्सेप्शन आएंगे जो इन्वर्टेड हो जाएंगे, क्लियर है ना। लेकिन जो पिरामिड ऑफ एनर्जी जब पढ़ोगे ना, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नेवर इन्वर्टेड, वो हमेशा अपराइट ही होगा। क्यों होगा उसका रीजन पढ़ेंगे, उसमें फिर कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, कुछ लॉज दिए गए हैं, उन सब चीजों को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, तो अपराइट होता है। ये कुछ साइड से भी मैंने बतलाया, क्लियर है। चाहो तो याद रखना, वैसे बोर्ड के लिए तुम्हारा वो नहीं है, तुमसे पूछेगा नहीं, तुमसे सिंपल सा पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पिरामिड ऑफ नंबर समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लो, इसके बाद बायोमास देखेंगे, क्लियर है। तो देखोगे अब यहाँ पे दूसरा देखने जा रहे हैं, दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। तो देखना सेकंड नंबर लगाओगे यहाँ पे। तो डेफिनेशन तो लगभग सेम ही रह जाएगा, क्लियर है ना। डेफिनेशन लिख लोगे यहाँ पे, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of biomass of individuals present at different trophic levels of क्या, तो फूड चेन एक्चुअली, क्लियर है ना। सो दिस इज व्हाट पिरामिड ऑफ बायोमास। अब इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं कि ये बायोमास क्या होता है सबसे पहले, तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लोगे, व्हाट इज बायोमास, क्योंकि बायोमास का रिप्रेजेंटेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन बायोमास होता क्या है ये भी तो समझो। सो बायोमास इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है ना, उसका अमाउंट है, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का मास समझ सकते हो उससे, उसके मरने के बाद, या फिर यूँ कहो मरने के बाद नहीं, सॉरी, एक्चुअली उसे सुखा देने के बाद, उसे ड्राई कर देने के बाद, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे सीधा सा, the mass of organic material present in an individual। तो ये क्या हो गया तुम्हारा बायोमास, ओके। या फिर इसी को तुम समझ सकते हो, मास ऑफ एन इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म आफ्टर it is dried completely अगर उसे ड्राई कर दिया जाए, सुखा दिया जाए, क्लियर है ना, उसके बॉडी से बिल्कुल ही पानी वगैरह खत्म कर दिया जाए, तो जो भी बेसिकली तुम्हारा मास बचेगा दैट विल बी कॉल्ड बायोमास, ओके। यहाँ तक समझ में आया होगा, ओके। तो इसका भी एक एग्जांपल लिख लोगे, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर का लिखा था उसी तरह से पिरामिड ऑफ बायोमास का। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लोगे। तो यहाँ पे भी देखो सेम ही चीज, अब यहाँ पे बार बार हम फूड चेन लिखने की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, सीधा सा देखो मैं बना देता हूँ बस पिरामिड। तो यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे भी पिरामिड जो होगा वो तुम्हारा अपराइट होगा, नॉर्मल पिरामिड यहाँ पे भी तुम्हें अपराइट दिखने वाले हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ भी चलो 4 ट्रॉफिक लेवल का बना लो। तो पहले ट्रॉफिक लेवल पे मान लो कि जो यहाँ पे जो बेसिकली तुम्हारा बायोमास है वो मान के चलो कि 10,000 kg है, क्लियर है ना। सो
10,000 kg है मास। उसके बाद जब यहाँ से जाओगे, पहला ट्रॉफिक लेवल तुम्हारा प्रोड्यूसर होता है, देन प्राइमरी कंज्यूमर होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर का जो मास होगा ऑब्वियसली इससे कम होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे लगभग 1000 kg होगा। यहाँ पे भी 10% लॉ फॉलो करता है। उसके बाद फिर 100 kg हो जाएगा और इसके बाद फिर 10 kg हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि बाकी का तो यूज भी करेगा ना खुद ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, क्योंकि आफ्टर ऑल देखो बायोमास बन कहाँ से रहा है, जो खाना खा रहा है वही ना। तो लोअर वाले ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा मिल रहा है बेसिकली, क्योंकि वो तो प्रोडक्शन ही कर रहा है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बायोमास तुम्हारा ज़्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू द हायर वन। हायर वन वाले को तो उतना ही मिल पाएगा ना जितना लोअर वन वाला बचा के रखेगा। क्लियर है, और वो बेसिकली यूज़ कर रहा है अपने ग्रोथ वगैरह में। तो इस तरह से ये भी घटता चला जाता है। और ये भी पिरामिड कैसा है, तो ये भी पिरामिड तुम्हारा कैसा है, तो अपराइट है। क्लियर है, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम में तुम्हें मतलब कि इन्वर्टेड पिरामिड्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि फाइटोप्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स का केस होता है। तो यहाँ पे स्पेशल केस एक है जो तुम्हें पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स मीन्स स्मॉल प्लांट्स वगैरह जैसे अलगी वगैरह आ जाते हैं। इस फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगा जू प्लैंक्टन्स। ओके, सो यही दो मान के चलो। उसके बाद फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश होता है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे जो बायोमास होता है ना, ये इन्वर्टेड हो जाता है, क्योंकि स्मॉल बायोमास ऑफ जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दे आर एनफ टू फीड बेसिकली जू प्लैंक्टन्स। तो ये बस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे मान के चलो कि 100 kg है। क्लियर है, तो यहाँ पे 1000 kg है। सो दिस इज द बायोमास, यानी बायोमास जू प्लैंक्टन्स, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, नीचे हमें 100 लिखना होगा ना। क्लियर है, तो अगर 100 kg फाइटोप्लैंक्टन्स का मास है, तो यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स का मास 1000 kg। 1000 ज़्यादा हो गया बेसिकली, थोड़ा कम ही लेके चलो, 200 लेके चलो। ओके, सो ये हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, तो इन्वर्टेड हो जाता है। ओके, सो दिस इज द केस जहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आ गए हमारे, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, अपराइट वाला पढ़ना है। तो यहाँ तक समझ गए होगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो इसे नोट कर लोगे जल्दी से। तो नेक्स्ट देखोगे, अब हमारे हम तीसरा पढ़ना है हमें, दैट इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, सो नंबर 3 लगा दोगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, सो इसमें भी क्या है, बस सेम ही चीज, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी विच इज प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। तो सिंपल सा लिख लोगे जल्दी से, इट इज द ग्राफिकल representation of energy present at different trophic levels of any food chain। तो फूड चेन के डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी प्रेजेंट होगा, दैट विल बी, अगर उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकली, सो वी विल गेट द पिरामिड ऑफ एनर्जी। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, तो उसको नोट बना के लिख लेना कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। ये हमेशा सीधा होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, नेवर इन्वर्टेड। ओके, अब देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी यहाँ पे जल्दी से बना देते हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी समझना, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेके चलोगे पिरामिड ऑफ एनर्जी का, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होगा। तो यहाँ पे भी वही एक फूड चेन तुम बना सकते हो कोई सा भी। ओके, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, तो चलो मैं यहाँ पे एनर्जी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे है 10,000 किलो जूल, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1000 किलो जूल।
और यहाँ पे हो जाएगा 100 किलो जूल और यहाँ पे हो जाएगा 10 किलो जूल। ओके, अब देखो ये फॉलो करता है 10% लॉ को। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, ये कैसा हो गया, ये अपराइट हो गया, ये तो समझ ही रहोगे। और यहाँ पे लिख लोगे कि क्या लिख लोगे, एनर्जी ट्रांसफर। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर ही ना हो रहा है एक्चुअली, एनर्जी ट्रांसफर फॉलो 10% लो 10% रूल या 10% लॉ एक्चुअली लिख लो। क्लियर है ना, जिसका मतलब क्या होता है कि हर ट्रॉफिक लेवल में 90% खुद यूटिलाइज होता है या फिर इन्वायरमेंट में डिसिपिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, और बाकी का सिर्फ 10% ही होता है जो कि अगले ट्रॉफिक लेवल वाले के लिए अवेलेबल हो पाता है। ओके, इसे याद रखना, दिस इज द एनर्जी ट्रांसफर रूल ऑफ 10%। यहाँ पे देखो जैसे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन समझना, समझोगे। इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें इसके साथ साथ एक चीज और याद रखोगे, चलो क्वेश्चन बाद में करना, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, एक नोट बना के लिख लो। इस तरीके से लिख लो, द प्रोड्यूसर कैन यूटिलाइज only 1% of solar energy available to them and convert into chemical energy। यानी सन से जितना एनर्जी आएगा ना, जितना एनर्जी आएगा इस प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होगा बेसिकली, या यहाँ पे अवेलेबल वर्ड को काट के लिख दो, एनर्जी सोलर एनर्जी, यहाँ पे लिख दो गिवन टू देम एक्चुअली। क्लियर है ना, ओके, सो गिवन टू देम, और उसे कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। यानी सनलाइट का सिर्फ 1% सनलाइट का जितना एनर्जी आएगा ना उसका सिर्फ 1% ये कंज्यूम कर पाएगा और उसे कन्वर्ट कर पाएगा केमिकल एनर्जी में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, और बाकी का फिर 10% फॉलो करेगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखो, इसे नोट करो, फिर मैं समझा रहा हूँ इसे। ओके, तो देखना यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा था, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। जैसे मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा सन है, ठीक है, सन के पास जो एनर्जी है वो मान के चलते हैं कि इतना है। ओके, इतना किलोजूल एनर्जी ये सन के पास से आ रहा है। क्लियर है ना, सन के पास एनर्जी नहीं है बल्कि इतना किलोजूल आ रहा है, या फिर यूं कहो प्रोड्यूसर के पास इतना किलोजूल एनर्जी आया, प्रोड्यूसर के पास ये एनर्जी आया। क्लियर है ना, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो प्रोड्यूसर बना कितना पाया एनर्जी, तो इसका सिर्फ 1%, सिर्फ 1% ही कन्वर्ट कर पाएगा फूड में। और इसका 1% क्या है, मतलब 2 जीरो यहाँ से हटा दोगे तो कितने जीरो बचेंगे, 4 जीरो बचेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया, इतना किलोजूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगा प्रोड्यूसर के पास, यानी इतना बना पाएगा ये, इतना कन्वर्ट कर पाएगा फूड में। क्लियर है, इसके पास आया कितना था एनर्जी, तो इतना आया था। क्लियर है ना, दिस इज व्हाट 10 लाख एक्चुअली। क्लियर है ना, एंड दिस इज 10,000। समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो वहां पे क्या हुआ, सिर्फ 1% एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अब देखोगे आगे, ये प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर होगा आगे कहाँ, तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर में। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कितना ट्रांसफर होगा, तो इसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होगा। दैट मीन्स कितना, तो 1 जीरो हटा दोगे यहाँ पे तो 1000 किलो जूल। ओके, अब देखो प्राइमरी कंज्यूमर से तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर में जाने वाला है। ओके, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में जो एनर्जी अवेलेबल होगा वो इसका 10% होगा, और इसका 10% कितना होता है, तो 100 किलो जूल होता है। ओके, इसके बाद तुम्हारा टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर, जो भी तुम बोल लो, चार ही ट्रॉफिक लेवल बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ इसका भी 10% कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ 10 किलो जूल एनर्जी है। अब देखो समझना, यहाँ पे ये 4 ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते एनर्जी इतना कम जाता है
कि वो 5वें ट्रॉफिक के सर्वाइवल के लिए एनफ नहीं होता है। इसीलिए किसी भी फूड चेन में ना मैक्सिमम 4 ही ट्रॉफिक लेवल तक तुम देखोगे अपने लेवल पे, यानी 10th के लेवल पे। कुछ कुछ में 5 देख सकते हो, एक दो एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं तो आंसर क्या बोलोगे? 4। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाएगा, 5वें ट्रॉफिक के लिए वो एनफ नहीं बचेगा। क्लियर है? तो ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से करते हैं क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है कि एक फूड चेन, चलो यहाँ पे बनाते हैं। एक फूड चेन है ग्रास, इंसेक्ट एंड फ्रॉग, बस यही रहने देते हैं। क्लियर है ना? क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 1000 kilojule energy is available to the insect, then find the amount of solar energy that was given to the ग्रास। क्लियर है ना? जो ग्रास के पास आया था ना जितना सोलर एनर्जी, वो बताना है तुम्हें। तो क्या करो, वीडियो को पॉज करके पहले एक बार बनाने का कोशिश करो, ठीक है ना? उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। ओके, तो देखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन क्या है हमारा कि एनर्जी किसके पास अवेलेबल है? इंसेक्ट के पास। तो इंसेक्ट का चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000। ओके, तो ग्रास के पास कितना हो जाएगा? इसका 10%, यानी कि इसका 10% ये था, तो इसमें एक जीरो बढ़ा दोगे ना, तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है, ये ग्रास के पास अवेलेबल एनर्जी है, लेकिन पूछ रहा है कि ग्रास के पास कितना एनर्जी आया था उसके पास। क्लियर है ना? तो ये किसी का 1% है सिर्फ, यानी 2 जीरो और बढ़ाओ, यानी इस पे 4 जीरो है ना, तो 6 जीरो लगाओ। 1 2 3 4 5 6, इतना किलो जूल एनर्जी आ रहा समझ में? तो इतना जो है ना एनर्जी, यही आया था तुम्हारे सनलाइट से। क्लियर है? तो आंसर लिख लोगे यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा? 6 जीरो, यानी 1, एक मिनट, इतना किलो जूल। ओके, सो दिस इज व्हाट 10 लाख ना, सो 10 लाख किलो जूल। तो देख लो यहाँ से 6 जीरो है, फिर यहाँ पे 2 जीरो हट के 4 जीरो हो गए, फिर यहाँ पे 3 जीरो, फिर यहाँ पे होता तो 2 जीरो हो जाता। क्लियर है? क्योंकि 10 इधर 10% फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ तो 1% फॉलो करवाओगे ना। समझ में आ रहा है ना? सो दिस इज द केस। चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन वही है, ठीक है? इस पर पूछते हैं एनर्जी अवेलेबल टू द फ्रॉग। फ्रॉग के पास कितना एनर्जी अवेलेबल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अब तक तो समझ गए होगे ना। 1000 का 10% कर दो, यानी कि 100 किलो जूल। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ दे, आराम से बना सकते हो, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी तक तुमने जो पढ़ा उसे एक बार क्या करो, लिख भी लो वर्ड्स में। क्लियर है ना? और यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, एक छोटा सा हेडिंग बना देना, दैट इज फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, सो एक छोटा सा हेडिंग बनाओगे, फ्लो ऑफ एनर्जी between ट्रॉफिक लेवल्स, या यूं कहो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ओके, सो देखो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो होगा ना किसी भी फूड चेन में, वो एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज यूनी डायरेक्शनल। तो यहाँ पे इस पॉइंट को लिख लेना कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी फूड चेन, फूड चेन में ही बेसिकली हो रहा है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के थ्रू। क्लियर है ना? is always यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब समझोगे, इसका मतलब पता है एनसीईआरटी बोलता है ना
कि जो एनर्जी मान लो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में वापस गया, वो वापस प्रोड्यूसर के पास नहीं आएगा उस कंज्यूमर से, क्लियर है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर से नहीं ले रहा है एनर्जी, वो फिर सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, क्लियर है ना, यानी सोलर एनर्जी को तुम्हारा क्या है तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, सो दिस इज द केस। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है किसी भी फूड चेन में, क्या होता है तो यूनिडायरेक्शनल होता है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और लिखना 1% वाला, क्लियर है, क्योंकि ये लिखोगे कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली सिर्फ 1% सनलाइट का कैप्चर कर पाता है और उसे कन्वर्ट कर पाता है केमिकल एनर्जी में। तो दूसरा पॉइंट ये भी लिखोगे, द प्रोड्यूसर्स कैन ओनली, क्या लिख लोगे, द प्रोड्यूसर्स कैन ओनली कैप्चर 1% of solar energy available to them and convert it into chemical energy। किस फॉर्म में, तो इन द फॉर्म ऑफ फूड, एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ फूड जो बना रहा है वो सिर्फ क्या है तो जितना एनर्जी से मिल रहा है सोलर एनर्जी उसका सिर्फ 1% है, क्लियर है। इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग लगाओगे 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, छोटा सा हेडिंग लगाओगे यहाँ पे 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। ओके, सो ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो फूड का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो कितना है, तो वो सिर्फ 10% है, पुराने मतलब पिछले ट्रॉफिक लेवल का सिर्फ 10% ही है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करके लिख लोगे, इट स्टेट्स दैट only 10% of energy is transferred to the next trophic level in a food chain। तो बाकी का क्या होगा, तो बाकी का क्या होगा लिखोगे, द रिमेनिंग इज आइदर यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस और lost in the form of हीट, क्लियर है ना। यहाँ पे देखो लॉस्ट करने का मतलब देखो ये नहीं है कि लॉस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट नहीं होगा। यहाँ पे लॉस्ट करने का मतलब कि ट्रॉफिक लेवल से लॉस्ट होके इन्वायरमेंट में चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्चुअली, जो कि वापस रिटर्न नहीं होगा। ये समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो यहीं पे एक पॉइंट बना के लिख लेना, नोट बना के, ड्यू टू दिस decrement in energy content, a food chain generally have a maximum of 4 ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का क्या हो रहा है तो कंटिन्यू डिक्रीमेंट हो रहा है, क्लियर है ना। अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी जो है वो कंटिन्यू क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है, यानी ड्यू टू दिस डिक्रीमेंट इन एनर्जी कंटेंट फूड चेन, कोई भी फूड चेन में नॉर्मली
4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 5वें के लिए वहां पे एनर्जी बचता ही नहीं है। क्लियर है ना? तो ये समझ गए। इसके बाद देखो एक और इसी फूड चेन से रिलेटेड टॉपिक है, उसे भी देख लोगे, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो पहले तो इसे नोट कर लो, फिर मैं बतला रहा हूँ। ओके, तो एक और हेडिंग डालोगे यहाँ पे नया, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखो, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है, समझने की कोशिश करना। क्लियर है ना? तो जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं विच आर नॉट डिग्रेडेबल, क्लियर है, जो डिग्रेड नहीं होते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी कैन नॉट गेट रीड ऑफ दीज केमिकल्स। ओके, सो वो क्या होते हैं, उनके बॉडी में एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं और जमा होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा ना, तो उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सो ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हार्मफुल केमिकल्स का बढ़ता जा रहा है। इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है, बढ़ता ही जा रहा है। क्लियर है? जैसे जैसे फूड मतलब एक फूड चेन में आगे बढ़ते जा रहे हो ट्रॉफिक लेवल पे, तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब देखो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा जो फूड चेन में सबसे ऊपर रहेगा। क्लियर है ना? यानी सबसे बाद में आएगा। और ह्यूमन किसी भी फूड चेन में ना टॉप पे होता है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का किसे होता है, तो ह्यूमन को होता है ऑब्वियसली। क्लियर है ना? तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख लोगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, यहाँ पे लिख लोगे ब्रैकेट में, विच आर नॉट डिग्रेडेबल। क्लियर है ना? इन लिविंग बॉडी। ओके, सो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज करेगा, increases with each trophic level in any food chain। तो किसी भी फूड चेन में क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन है हार्मफुल केमिकल्स का, वैसे केमिकल जो डिग्रेड नहीं होते हैं, क्लियर है ना, तो उनका लेवल बढ़ता चला जाता है। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, सो ये क्या हो गया तुम्हारा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो गया। क्लियर है ना? और मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ होगा, तो ह्यूमन बॉडी में होगा, क्योंकि ह्यूमन हमेशा टॉप पे पाया जाता है किसी भी फूड चेन का। तो यहाँ पे इसके एक बैड इम्पैक्ट्स में लिख लोगे, या फिर एक स्टार बना के लिख लेना, एज वी नो ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट लेवल, द टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल लिख लो यहाँ पे, ट्रॉफिक लेवल in any food chain। So the maximum concentration of such chemical is yeah, can be found in, लिख लो, can be found in human body। तो इसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ देखने को मिलेगा तुम्हें, तो ह्यूमन बॉडी में ही मिलेगा। क्लियर है ना? इतना समझ में आया? इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, बस टर्म्स है एक्चुअली, लिख लोगे, उसे भी कभी कभी पूछ देता है, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड
या इसी को बोलते हैं बीओडी। ओके, सो बीओडी इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ समथिंग या डेड बॉडीज एक्चुअली बाई एरोबिक माइक्रोब्स। क्लियर है ना, इन एनी एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख लेना, इट इज द अमाउंट ऑफ oxygen required for degradation by aerobic microbes। तो एरोबिक माइक्रोब्स के द्वारा जो भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, दिस इज नोन एज बीओडी। अगर मान लो किसी वाटर बॉडी का एरोबिक माइक्रोब्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम लिख लो एक्चुअली, अगर किसी वाटर बॉडी का बीओडी मान लो बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि वो पॉल्यूशन वहां पे है, डेड बॉडीज वहां पे ज्यादा प्रेजेंट है, सो इट इंडिकेट्स वाटर पॉल्यूशन। तो यहीं पे एक पॉइंट बना के लिख लेना, इंक्रीज्ड, दिख तो रहा है ना, चलो, इंक्रीज्ड बीओडी इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है वाटर पॉल्यूशन। बस इतना ही रखते हैं। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओजोन लेयर, उसके डिप्लीशन और साथ ही साथ जो वेस्टेज प्रोड्यूस करते हैं यानी बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, इन सब चीज़ों को देखेंगे और फाइनली चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ओके, चलो फिर ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और इसे नोट कर लोगे फिलहाल।